बिहार में दो चरणों में चुनाव है। एक चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे दौर का बाकी है। राजनीतिक पार्टियों के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त होता है, बगैर ये जाने कि पहले दौर में जनता का मूड क्या था। पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए नतीजा आने से पहले जीत का नैरेटिव सेट करना होता है। सियासत की इसी बारीक कला से आज की राजनीति में पीएम मोदी से ज्यादा वाकिफ शायद कोई और नहीं है। सीतामढ़ी में उन्होंने एनडीए की जीत का नैरेटिव किस तरह गढ़ा और पेश किया, उसी पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो दूसरे दौर के चुनाव प्रचार में सीतामढ़ी आए प्रधानमंत्री ने भविष्यवक्ता की तरह ऐलान कर दिया कि पहले दौर के चुनाव में जनता ने एनडीए के पक्ष में रिकॉर्ड मतदान किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका दे दिया है। एक दौर का चुनाव बिहार में पूरा हो चुका है। दूसरे दौर के चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुटे हैं। इससे शायद वोटिंग पर फर्क ना पड़े, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। आमतौर पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब सत्ता परिवर्तन ही होता है, लेकिन 20 साल के शासन के बाद एनडीए इस वोट को प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर पेश कर रहा है। मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में बोलते हुए पीएम ने कहा कि पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका दिया है। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। ये 65 वोल्ट का झटका क्या है? दरअसल पीएम का इशारा बिहार में पहले चरण में 64.66% के रिकॉर्ड वोटिंग की ओर है। पीएम ने कहा कि हमें बच्चों को रंगदार बनाने वाली सरकार नहीं चाहिए। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? पीएम ने उन्हें सुनने आए लोगों से पूछा कि आपको हैंड्स अप कहने वाले चाहिए कि स्टार्टअप कहने वाले? मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना? मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्सअप वाले नहीं चाहिए हमें। सीतामढ़ी में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आरजेडी कांग्रेस के कथित जंगल राज को लगातार अपने निशाने पर रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योग और रोजगार के लिए तरसते बिहार में आरजेडी और कांग्रेस वाले सिर्फ उद्योगों में ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में एक भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना
बिहार में नहीं लगा, यही मिथिला में जो मिलें थी, फैक्ट्रियां थी, वो भी बंद हो गई। 15 वर्ष के जंगल राज में कोई भी बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं बना। इसलिए बिहार में पहले चरण में 56 लाख ज्यादा वोटिंग की वजह जानकर जेएनजी प्रवासी बिहारी और महिलाओं को करार दे रहे हैं, लेकिन माता जानकी की जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बिहार की बहनों बेटियों को दिया। महिला वोट बीते 20 साल से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत रहा है। जाहिर है प्रधानमंत्री और एनडीए के तमाम नेता पहले दौर की वोटिंग को नीतीश कुमार के सुशासन और विकास से जोड़कर देख रहे हैं। हकीकत क्या है ये 14 नवंबर को ही सामने आएगा। नक्षत्र न्यूज के लिए सीतामढ़ी से सईद रजा की रिपोर्ट। तो बिहार में पहले फेज का मतदान संपन्न हो गया है और उसके बाद एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल हो, अलायंस हो, उनका अपना अपना दावा है। आज सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनावी दौरा और इसके बाद सीधे मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊँगा। इसके ये भी मायने निकाले जा सकते हैं कि दूसरे फेज में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा, या सच में जो फीडबैक मिल रही है उस हिसाब से ये बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन अपने जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रही है। इन तमाम चीज़ों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की सियासत किस ओर जा रही है, बिहार की सियासत का रुख क्या है। अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो हमारे साथ शोभा यादव है, बीजेपी की नेत्री है। शोभा जी बहुत स्वागत है आपका। अख्तर अली साहब है, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है आपका। नीतीश सिंह कछवाहा है, बीजेपी के नेता। नीतीश साहब बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार है अमरकांत सर। अमरकांत सर बहुत स्वागत है आपका। अमरकांत सर के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि बाकी पैनलिस्ट अपने दावे हैं, इनके दावों को सुनेंगे, लेकिन न्यूट्रल बॉडी अमरकांत सर हैं तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे। सर, फर्स्ट फेज का इलेक्शन संपन्न हो गया, उसके बाद नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि भाई 100 सीट आ रही है 121 सीट में, कोई कह रहा है 70 सीटों पर तो कोई रोक नहीं सकता है। किस रूप में आप इन दावों को देख रहे हैं? क्योंकि हमारी टीम ने जो आकलन किया कि भाई नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मनोबल बढ़ा रहा है हर तरफ से, कि जो कार्यकर्ता है वो दूसरे फेज में पूरी ताकत झोंक दे। आपका क्या आकलन है इसको लेकर सर? सारिफ जी, बिहार एक अलग तरह का प्रांत है। अगर हम पूरे देश में देश की राजनीति की बात करें तो बिहार के वोटरों का जो रुझान रहा है वो एकदम अलग तरह का अब तक देखने को मिलता आया है। हाँ। आज़ादी के बाद से अगर आप बात करें तो अलग तरह से देखने को मिलता आया है। इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज है, जिस तरीके से उसमें बहुत मतलब एक तरह से उठान दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मतदाताओं में उत्साह है। जी। अब सवाल है कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को डिस्क्राइब करती हैं। हाँ, एक तरफ जहां बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है वो उनका ये मानना है कि ये मतदाताओं का रुझान उनके पक्ष में है, वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन है तेजस्वी के नेतृत्व वाली, तो उनका मानना है कि नहीं, ये हमारे लिए मतलब एंटी जो है सत्ता के विपरीत जो है ये लोगों का झुकाव है। वोटिंग परसेंटेज को दोनों अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में फर्स्ट फेज में जिस तरह से महिलाओं को हम लोगों ने देखा कि घर से बाहर निकली हैं और उनके आगे आने का असर है कि वोटिंग परसेंटेज इतना ऊंचा उठा है इस बार, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड में हम लोगों ने देखा था कि झारखंड में जेएमएम अलायंस वाली जो ये थी उनके फेवर में लोग आए थे, क्योंकि उस समय ये था कि सरकार ने जो लोग लुभावनी घोषणाएं की थी उसका फायदा जेएमएम को मिला था, जो हमने पिछले 2024 के चुनाव में देखा था। जी। इस बार जो अब तक सूचनाएं आ रही है बिहार से छन करके, जिस तरह से महिलाएं
आगे बढ़कर के आई है वो कहीं ना कहीं उन योजनाओं, उन दावों का ही वो है, इम्पैक्ट दिख रहा है कि महिलाओं को लग रहा है कि जैसे देश में कई राज्यों में इस तरह के लोक लुभावने घोषणाओं का असर पड़ा है, महिलाओं को लाभ मिला है, तो यहाँ भी हमको सरकार देने जा रही है और उसका असर हो सकता है। अभी तक के रुझान से ऐसा देखने में आ रहा है। अच्छा सर, दो चीज़ें हैं सर जो पॉलिटिक्स की साइकोलॉजी कहती है, हम और आप इसी तरह से एनालाइज भी करते हैं कि जहां पर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है सर, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आंकड़े जो बताते हैं सर कि जब भी बिहार के चुनाव में 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है तब महागठबंधन की सरकार आई है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं सर महिलाओं को लेकर, वो एकदम वैलिड पॉइंट है। तो क्या इस जो साइकोलॉजी चुनाव की रहती है, वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को लेकर, या फिर 60 से ज़्यादा हुआ तो महागठबंधन की सरकार आई, ये साइकोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी? देखिए, अभी जो स्थितियां वहां बिहार में बनती हुई दिख रही है, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से तो कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसा बहुत एक पत्रकार के रूप में जो हम लोग देख पा रहे हैं, ऐसा कहना कि नहीं वहाँ यहाँ पर जो है वो महागठबंधन की बढ़त मिलेगी, एंटी इनकम्बेंसी का मामला है, तो ऐसा देख करके तो कम से कम प्रतीत नहीं हो रहा है। चलिए, एक जो अमरकांत सर ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि, और जो हमारे संवाददाता वहाँ थे, कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस महापर्व में। तो ये कहीं ना कहीं जो वादे किए गए हैं एनडीए की तरफ से, शायद उसका नतीजा हो। दूसरा, जेनजी जो युवा वर्ग है उसका वोट किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए, चंद्रभूषण राजपूत जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। चंद्रभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते चंद्रभूषण जी, देखिए जो दावे हो रहे हैं वहाँ पर बिहार में फर्स्ट फेज के बाद कि भाई एनडीए की सरकार आ रही, प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज आखिरी बार बिहार आ रहा हूँ, अब मैं सीधे शपथ ग्रहण में आऊँगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है? और आप लोग अलग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। आज मैं शिव खेड़ा को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई 70 सीट 121 में हमको मिल रहा है। तो ठीक है, दावे हर पार्टी के हैं, हर अलायंस के दावे हैं, मुझे जस्टिफाई कोई नहीं कर पा रहा है कि हाँ इस वजह से 100 सीटें आ रही है, इस वजह से 70 सीटें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे अपने डिबेट पे बुलाने के लिए। जहाँ तक बात है वोटिंग परसेंटेज का, तो ये तो एक शानदार है कि लोगों ने इतने बढ़ चढ़ के वोट किया। मैं आज भी कई चैनल्स के रिपोर्टर से बात कर रहा था। जी जी, सबने मुझसे कहा कि जितने भी यूथ हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि हमने जो यूथ के लिए जो वादा किया। देखिए, 20 साल बहुत होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। नीतीश सरकार को 20 साल बिहार की जनता ने मौका दिया और उसका परिणाम क्या हुआ। किसी भी राज्य का अगर आप कोई भी उसका हेल्थ देखे तो इस सब चीज़ से पता लगता है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है वो 66,000 रुपया सालाना है, लगभग 5,000 रुपया महीना। और बिहार में कुछ जिले तो वैसे हैं, शिवहर, सीतामढ़ी, जहां का प्रति व्यक्ति आय 2,000 रुपये महीना है, 1,800 रुपये। कहने का यह मतलब है कि जब किसी राज्य में, खुद बिहार सरकार का ये आंकड़ा है कि अक्टूबर 2023 में उन्होंने जो कास्ट सेंसस जनरेट किया था, उन्होंने उसमें कहा कि 94 लाख वैसे परिवार हैं जिसकी आमदनी 6,000 या उससे कम है, और 82 लाख वैसे परिवार हैं जिसकी आमदनी 6,000 से 10,000 के बीच है। इस पूरे बिहार में केवल 4% ही वैसे फैमिली है जिसके महीने की आमदनी 50,000 है। आप बताइए, इतनी महंगाई में जब आपके राज्य का 65% आबादी 10,000 से कम पैसा कमाता है, वो क्या हेल्थ पे खर्च करेगा, वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगा। और नरेंद्र मोदी आते हैं, नरेंद्र मोदी बात करते हैं यहाँ पे। आज भी वो कह रहे थे कि हम गुजरात मॉडल यहाँ पे पेश करेंगे, वो गुजरात जहाँ पे 100 में से 55 महिला अनामिया के शिकार है। और पूरी दुनिया जानती है, अगर इसका टोटल रिपोर्टिंग हो जाए तो ये पता लग जाए कि 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। कौन वहाँ पे ड्रग्स का व्यापार कर रहा है? हम सब जानते हैं कि मुद्रा पोर्ट पे रह के वहाँ पे ड्रग्स पकड़ाता है। वही प्रधानमंत्री बिहार में आकर कट्टा की बात करते हैं। कहने का ये मतलब है कि बिहार का ये जनता जानता है हमने लोगों के सामने क्या प्रॉमिस किया है। हमने लोग के सामने प्रॉमिस किया है कि हम आपको जो भी जीविका दीदी हैं, हम आपको 30,000 रुपया महीना देंगे। प्रत्येक महिलाओं के खाते में हम 2,500 रुपया महीना देंगे।
उसके बाद गैस सिलेंडर हम 500 में देंगे। युवाओं के लिए जॉब्स का जो भी मैक्सिमम तरीका है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा चंद्रभूषण जी, एक चीज मुझे समझाइए, एक चीज समझाइए। स्वास्थ्य बीमा है। मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूं कि किसके पक्ष में गया है युवा, किसके पक्ष में गया है महिला, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा बिहार चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट्स का? युवा होंगे या महिलाएं होंगी? देखिए, महिलाएं हमेशा से ही बिहार में अधिक मात्रा में वोटिंग करती हैं, क्योंकि बिहार के जो मैक्सिमम पुरुष हैं वो तो 15,000 20,000 के नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में प्लान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रहती महिलाएं, पहले भी आप देखिए, जो भी अगर आप ओवरऑल एग्रीगेट देखें तो जितना महिलाओं ने वोटिंग किया है, पुरुष ने वोटिंग किया, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। एग्रीगेट मींस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन का, लेकिन परसेंटेज में फीमेल ज्यादा हो जाती है। कहने का यह मतलब है कि एक आदमी को 20 साल मौका दिया गया। आज भी कोई भी आप इंडिकेटर उठा लीजिए, चाहे हेल्थ का, चाहे एजुकेशन का, बिहार सब में 29th है तो है। एक टाइम पे आज से 10-15 साल पहले बीमारी राज्यों के कैटेगरी में कौन कौन स्टेट आता था? उड़ीसा आता था, मध्य प्रदेश आता था, राजस्थान आता था। आज वो लोग कई फैक्टर्स में आगे निकल गए हैं। और मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, जिनके खुद के बारे में पता नहीं वो कौन क्लास पास है, लेकिन वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिलीट हैं। उस व्यक्ति ने सरेआम बिहार की जनता के सामने झूठ बोल दिया। जब पिछले 6 साल में बिहार में 1800 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। और यह मुद्दा उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक एफडीआई नहीं आएगा आप यहां पे जॉब जनरेट नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पूरे देश में जितना भी नौकरी है 2% से ही कम नौकरी सरकारी नौकरी है। मतलब 98% जो नौकरी है वो प्राइवेट सेक्टर जनरेटेड है, जिसको हम फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं। मैं इतना टेक्निकल में नहीं जाना चाहूंगा। जब पिछले 6 साल में बिहार में केवल 1800 करोड़ रुपया आया, कैसे सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता के सामने कह दिया कि हम अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएंगे? क्या वो बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं? कभी कहते हैं हम सेमीकंडक्टर का प्लांट बना देंगे, कभी कहते हैं हवाई जहाज का पार्ट्स बना देंगे। अरे भाई, जो चीनी मिल यहाँ पे बंद था उसको तो आप खुलवा नहीं सकते। मुझे लगता है वो वैसे ही कहते हैं जैसे आप लोगों ने कहा कि बिहार के हर हेल्थ एक घर से हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। वो भी कैसे संभव है वो भी आपसे समझेंगे जब आपके पास दोबारा वापस आएंगे। तो नितेश का रुख कर लेते हैं। नितेश सिंह हमारे साथ है। नितेश जी, अब आप लोग कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हम आएंगे आपका जवाब जरूर लेंगे। जब सवाल हमने उठाया तो जवाब भी हम जरूर लेंगे। नितेश जी का रुख कर लेते हैं। नितेश जी, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। 2 भाषण उनका मैंने सुना। एक में तो उन्होंने कहा कि भाई जश्न की तैयारी करो, और आज का जो भाषण है उन्होंने कहा कि भाई अब सीधे मैं मिलूंगा शपथ ग्रहण में। क्या वजह है कि 121 सीटों पर संपन्न हुए चुनाव के बाद आप लोग ये आकलन कर बैठे हैं कि भाई सत्ता में फिर से वापसी हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस सरकार ने काम करने का काम किया बिहार में, तो निश्चित तौर पे जो जनता बिहार की है, विकास को देखते हुए भारी मात्रा में बम्पर वोटिंग करने का काम किया और ये विकास के लिए वोटिंग किया ताकि विकास की गति को लगातार निरंतर रखा जाए बिहार में। आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में हर वर्ग का विकास करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और ये डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्रों में काम किया। तो बिहार की जनमानस में बैठ चुका है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसी भी प्रकार के लोग हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हो, उनकी जहन में एक ही चीज है, एनडीए। एनडीए यदि सत्ता में रहेगी। आप लोग विकास की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास की बात करना और आपके मंत्रियों का विरोध होना उनके गृह क्षेत्र में 2 अलग अलग कहानियां बताता है नितेश जी। लखीसराय में देखिए, पहले फेज के इलेक्शन में हमला हो गया। नहीं, मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। ये सुनियोजित तरीके से महागठबंधन वाले लोग ये सब करते हैं। ये लोकतंत्र है, विरोध और ये सब आम प्रक्रिया है। ये वोट तो विरोध मेरे बेटे की छठी में विजय सिन्हा नहीं आए, इस बात का विरोध थोड़ी था। विरोध तो इस बात का था भैया कि सड़क नहीं बनाई आपने, विकास नहीं किया, आप झांकने नहीं आए। इससे आप बिहार के विकास को नहीं जोड़ सकते हैं। बिहार का विकास का अलग रूप है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेदाग छवि के तहत बिहार का विकास किया। एक भी करप्शन के आरोप उनके ऊपर नहीं है और उन्होंने विकास का काम किया। जनता ये देख रही है।
ठीक है, लंबी लिस्ट जनता लेके नरेंद्र जनसुराज मोदी के को पीके देख रही बैठे है। हुए हैं मंत्रियों के खिलाफ। निश्चित आप कह तौर रहे पे। हैं एक भी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। कोई पीके, अरे भाई पीके तो फेल हो गए, पीके तो फेल हो गए। क्या की रिपोर्ट है? 71,000 करोड़ का आपने यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया अलग अलग विभागों ने। नहीं नहीं, ये निराधार बात है, ये पूर्ण नहीं रूप से क्या की निराधार रिपोर्ट बात है? निराधार बात कैसे? मैं आप थोड़ी जो कह रहा बोल हूं। रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट है। मैं मेरी निश्चित तौर पे विकास के मापदंड को आप देखिए बिहार में। अरे तो सीएजी कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? विपक्ष का लीडर होता है। आप उससे सवाल जवाब करिए ना, उससे सवाल जवाब करिए इस चीज पर। बिहार सरकार में कहीं करप्शन नहीं है, बिहार में सुशासन का राज है और बिहार की जनता तय कर चुकी है। जिस प्रकार से 65% से अधिक वोट हुआ, कहीं कहीं 70% भी हुआ है, और दूसरे चरण में भी उससे अधिक वोट होने जा रहा है। तो ये बिहार के सुशासन का एक जीता जागता सबूत है। चलिए तो आपको लग रहा है कि विकास पर जनता ने और वोट किया है और इसीलिए वोट लगा दिया है। परसेंट बढ़ा है। आप केवल- लौटते हैं नितेश जी, आपके पास के- आते हैं, शोभा जी के नहीं, पास चलते हैं। शोभा जी, आप केवल- बिहार में केवल कैंप भी औपचारिक किए हैं, है, प्रवास भी आपका केवल बिहार में था। औपचारिक बाकी है। किस रूप में आप देख रहे हैं जनता का मिजाज? अगर आपने टटोला तो किस रूप में आप देख रहे हैं, और ये बढ़े हुए वोट प्रतिशत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, आपने देखा होगा कि जब भी वोटिंग के लिए महिलाएं पहले चरण में खड़ी हैं तो लगातार महिलाओं का लाइन आप देखे होंगे, लंबी लंबी लाइनें हैं। और लगातार मैं वहाँ 10 दिन रही हूँ विधानसभा, हर विधानसभा 4-5 विधानसभा में घूमी, तो उसमें मुझे जहाँ तक हुआ सारे लोगों से मैं खुद मिली और लोगों से पूछी तो एक ही महिलाएं का रुझान जो है वो नीतीश और मोदी जी के प्रति है। हर जगह उन लोगों को एक ही चीज कहना था महिलाओं को कि हमारे परिवार के लोग हमें नहीं पूछा, हमारा बेटा तक नहीं मुझे केयर किया, लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी का देन है, एनडीए सरकार की देन है कि आज हम भूखे नहीं मर रहे हैं। आप चाहे अच्छा, महिला के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको 1100 रुपये मिल जा रहे हैं, या ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसके जो बच्चा है उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, जो महागठबंधन मैं उसी बात पे आ रही हूँ। और दूसरी बात है कि एक तो महिलाएं भी सबल हुई है, दूसरी बात है कि वो बच्चों के प्रति जो उनके बच्चे हैं उनको नौकरी के लिए अभी भी हमारे ये संकल्प पत्र में था कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी दिया जाएगा। लगातार जो महिलाओं के लिए, एक महिला जब मजबूत होती है घर में तो परिवार और घर भी मजबूत होता है। तो लगातार जिस तरह महिलाओं के लिए नीतीश एनडीए सरकार मोदी जी वहाँ पे योजनाएं ला रहे हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे तो ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य देख के, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को देख के एनडीए सरकार की तरफ उनका रुझान जो है, हम आपको 100% कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहें कि इस बार मैं शपथ ग्रहण में मिलूंगा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये सही बात वो बोले हैं। हम लोग बहुत बम्पर वोटिंग ये दिखा रहा है कि एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत में आ रहा है। चलिए, अख्तर अली साहब का रुख करते हैं। अख्तर अली साहब, ये तो ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं का विश्वास कहीं ना कहीं बहुत पहले से नीतीश कुमार के साथ रहा है और इसी वजह से सत्ता में काबिज रहे। और सर ने जैसा बताया, अमरकान सर ने, कि जो आप लोगों ने यहाँ पर किया था कि महिलाओं को एक योजना का लाभ देने की आपने बात की, उसका विश्वास महिलाओं ने आप लोगों पर जताया है और महिलाओं की भीड़ हर बूथ पर देखने को मिल रही है। अगेंस्ट आप लोगों के जारी है क्या हवा? देखिए सारिक जी, महिलाओं ने जो वोट इस बार जो किया है, तो पलायन, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। उसका बेटा, उसका पति आज अपने घर में ना हो करके दूसरे प्रदेशों में जा करके जो मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर का जो हब बना दिया गया है बिहार को कि मजदूरों की ज़रूरत हो तो बिहार से उठा करके ले जाओ, तो इसके खिलाफ लोगों ने आकर के, और जो एसआईआर में आपने जिस तरह से हम लोगों ने जो सवाल उठाया था, आज लेस्लीगंज का भी आपने देखा होगा, काफ़ी जगह पे ये आ रहा था कि एक जगह से 60 नंबर बूथ से 1200 लोगों का नाम काट दिया गया था, और वो किन लोगों का, तो वो जो अति पिछड़े लोग थे उन लोगों का वोटों को काट दिया गया है। और आपने देखा होगा इस चुनाव में किस तरह से चुनाव आयोग का भाजपा वालों ने और जेडीयू वालों ने धजिया उड़ाया है। राकेश सिन्हा 2-2 जगह वोट दे रहे हैं, उनका जो वक्तव्य था कि जो जहां है वहां का वोटर होगा, तो राकेश सिन्हा जी ने उनके मुंह पे तमाचा मारा कि मैं रहता हूं
मोतीलाल यूनिवर्सिटी नहीं, ठीक कॉलेज है। में पढ़ाता नहीं, हूँ, रहता हूँ ये दिल्ली मुद्दा में, नहीं लेकिन बना। बिहार ये में भी वोट देखिए, करूंगा। मैं बता रहा हूँ, डर हमारे डर रिपोर्टर वहां पर SIR का मुद्दा, वोट चोरी आप लोगों ने उठाया, ठीक है, आप लोगों के आरोप है, लेकिन जनता के बीच ये मुद्दा नहीं बना। ठीक है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ये मुद्दा आप लोग लेके गए, वो उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, यही- लेकिन जनता क्या इस मुद्दे पर वोट कर रही है? एकदम कि मेरा वोट चोरी ना हो, और ये लोग चोरी करते रहें। किस तरह से हरियाणा से भर भर के ट्रेन में स्पेशल ट्रेन चलाया गया। आपने देखा होगा कि संभी चौधरी कभी ये हाथ और ये हाथ कि देखो निर्वाचन आयोग ये वोट मैं करके आ रही हूँ 2। तो इस तरह से बहुत सा हथकंडा इन लोगों ने अपनाया था इस चुनाव में कि हमें चुनाव किसी भी तरीके से जीतना है, लेकिन वो इस तरह से नहीं हुआ है। महिलाओं ने पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, और जो हमारा वादा है, तेजस्वी जी का जो संकल्प है कि हर महिलाओं के खाता में जो 2500 रुपया जो दिया जाएगा, उनको विश्वास है कि पिछले बार उन्होंने जो कहा था कि मैं तो मेरी आप लोग कह सरकार रहे हैं ना भाई कि बनते 14 तारीख को एक ही बार में एक मुश्त हम 30,000 दे देंगे। NDA सरकार ने तो दे दिया ना 10,000 रुपए एक ही बार में। तो उन्होंने जो आपका आने वाला है, उनका आ चुका है। हाँ हाँ तो ज्यादा यही विश्वास आ गया, नहीं, उस पे करेंगे ना। नहीं घबराहट में, और उनको पता है कि तेजस्वी जी ने पिछले बार वादा किया था कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, तो यही नीतीश कुमार जी कहते थे कहाँ से नौकरी देगा, कैसे देगा, कहाँ से तनख्वाह लाएगा, लेकिन दे के दिखा दिया। तो उन लोगों को विश्वास है 10 लाख कि नौकरी दे दी। हाँ, 17 महीना जो उन्होंने 17 महीना 10 लाख शासन था, उन्होंने जो एक बनाया, उसके बाद में 5 लाख तो रहते हुए दिया। उसके बाद में उन्होंने जो वैकेंसी देखिए, मैं उन्होंने पूरी गंभीरता कंटिन्यू के किया। साथ कह रहा हूँ, 7 निश्चय में जो 10 लाख नौकरी देने की नीतीश कुमार ने वादा किया था, बाद में बढ़ा के 12 लाख कर दिया था। ना नीतीश कुमार ने 12 लाख नौकरी दी, और ना 17 महीना में 5 लाख नौकरी तेजस्वी प्रताप ने दिया। खैर, सर का रुख कर लेते एक बार फिर से। सर, बिहार चुनाव में इस बार जो मुद्दे उठे हैं सर, 2 बड़े मुद्दे, जंगल राज का मुद्दा एक तरफ से उठता है हमेशा सर, आपने देखा है NDA की तरफ से जंगल राज का मुद्दा उठता है, लेकिन मोकामा की जो घटना हो गई, कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, उसके बाद महागठबंधन ने भी इस मामले को कैश किया। क्या ये एक मुद्दा बना? पहला। दूसरा सर, 20 सालों में सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई संगीन आरोप नहीं लगे, इस बार भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे, तो क्या ये भी मुद्दे बने होंगे सर इस बार चुनाव में? निश्चित तौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये एक बड़ा मुद्दा होता है किसी भी प्रदेश के लिए। और बिहार जिस तरीके से जंगल राज के लिए जाना जाता रहा था, अपहरण जहां उद्योग के रूप में स्थापित था, जहां IAS और उनकी पत्नी के साथ जिस तरह के व्यभिचार की खबरें आती रही थी, वैसे माहौल में नीतीश और उनकी टीम को ये क्रेडिट तो जाता है कि बहुत हद तक उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया था। हालांकि बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां पे एकदम से आप कहें कि क्राइम कंट्रोल हो जीरो जाए, किसी भी राज्य में तो नहीं हो वो सकता। संभव नहीं है। संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो RJD के समय जिस तरह की अस्त व्यस्तता वाला माहौल रहता था, उससे बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। दूसरी तरफ अगर विकास की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हक में दावे और प्रतिदावे करते रहते हैं, लेकिन अगर अकेले पटना की बात करें, हम लोग रांची में रहते हैं, हम रांची और पटना से जब तुलना करते हैं, जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था 2000 में 25 साल पहले, तो ये चर्चा थी कि सारा माइंस मिनरल्स तो झारखंड में आ जा रहा है, तो बिहार में क्या बचा, लालू और बालू। लेकिन पिछले 25 सालों में अगर हम देखें, सिर्फ पटना की बात हम करें, पटना भी राजधानी है और हम रांची राजधानी में रहते हैं, तो बहुत हद तक पटना और रांची का डिफरेंस पिछले 25 सालों में दिखता है। अगर हमारे फ्लाईओवर बनाने में सर दम फूल जाता है, वहाँ फ्लाईओवर का चेन बना हुआ है। पिछले 25 सालों में हमारे झारखंड में 3 फ्लाईओवर हम रांची में बना पाए हैं, और इस 3 फ्लाईओवर में तमाम नौटंकी ड्रामा हम लोग झेलते रहे हैं। लेकिन अगर झेला किसने? आवाम ने। पटना की बात अगर करें तो पटना के लोग अब भूल जाते हैं कि किस फ्लाईओवर में कहाँ चढ़ना है और कहाँ उतरना है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना फ्लाईओवर का जाल बना हुआ है। हमारे यहाँ से रांची से कई जर्नलिस्ट जो गए वहाँ पटना में, वो खुद मेस्मराइज्ड है कि पटना इतना डेवलप कैसे हो गया। तो निश्चित तौर पे जो पिछले 20-25 सालों का शासन हम लोग देख रहे हैं, उसमें बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल में तो किया है NDA ने। और निश्चित तौर पे बिहार में एक बहुत बड़ा इशू रहा है पलायन का, जो बाहर लोग जाते हैं काम करने। तो ये अकेले बिहार की समस्या नहीं है, ये हमारे झारखंड में भी यही समस्या है, बगल में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ भी ये इशूज है। ये जो सबसे बड़ी समस्या है सर, इस पे NDA कितना हद तक काबू कर पाई? मुझे नहीं लग रहा सर कि कोई बड़ा उद्योग धंधा लगा कि वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को वहीं रोक लिया जाए। ये एक बड़ा इशू है, बड़ा ही, हाँ। ये निश्चित तौर पे इस मामले में NDA फेल है वहाँ पे, कि कोई बड़ा उद्योग धंधा हम खड़ा नहीं कर
पाए बिहार में, बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं ला पाए हम बिहार में, बल्कि इसका क्रेडिट तो लालू जी को जाता है कि उन्होंने रेल पहिया का कारखाना और कई चीजें वहां लाया था। लेकिन वैसा कुछ इस 25 साल में इंडस्ट्री के मामले में बिहार डेवलप नहीं कर पाया। तो फर्स्ट फेज के मतदान के बाद तेज प्रताप की बीजेपी नेताओं से बढ़ती नजदीकी को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। इस बीच शनिवार को एक बार फिर से पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप के बीच कानेफूसी हुई। रवि किशन और तेज प्रताप की मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं है। कयास लगाया जा रहा है कि 14 नवंबर के बाद तेज प्रताप कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। हालांकि मुलाकात के बाद जब दोनों मीडिया के सामने आए तो बस हर हर महादेव बोलकर निकल गए। महादेव का जोड़ा बा, महादेव की जब तय करे वाला संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गए रवि भाई से। हर हर महादेव हो गया। और महादेव का शंखनाद संगे हुई। जय जय जय। पहले चरण के खबर जो जमीन की आई है, उसके बाद विपक्ष अभी अपना बाल नोच रहा, तो उसके शब्द, उसका अंड बंड बोलना, समझ जाओ ये बहुत बुरी हार की छटपटाहट है। अभी तो देवतुल जनता बिहार के सुन ला, 11 के चुनाव बाटे, विपक्ष को इतना करारा जवाब दो कि इन लोगों का जमानत जब्त कर लेना। ये हम निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, कहा है कि ये लोगों ने बिहार को बर्बाद करके रखा था, बिहार को एगो गाली बना के रखा था। ये मौका बढ़िया बाटे। मोदी जी पूरा आत्मा झोंक रहे हैं, पूरा डबल इंजन के सरकार बिहार को इतने बड़े विकास की ओर ले जा रही है, जो मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूं। तो लगातार मुलाकात हो रही है। रवि किशन और तेज प्रताप की मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, लेकिन क्या बात हुई किसी को नहीं पता। वापस डिस्कशन पर लौटते हैं और नितेश साहब का रुख कर लेते हैं। नितेश जी, जो खबर हमने दिखाई है, आप भी संभवतः देख रहे होंगे कि कल भी मुलाकात हुई रवि किशन जी की और तेज प्रताप की आज भी हुई, कानाफूसी हुई है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एक तरफ तो आप लोग भैया बोल रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से हम लोग आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक एक सीट आप लोग अपने पाले में करने के लिए ये कानाफूसी चल रही है कि पाले में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, और कोई बड़ा निर्णय भी हो सकता है, कुछ शॉकिंग न्यूज भी आ सकती है। निश्चित तौर पे तेज प्रताप और तेजस्वी जी का आंतरिक मामला है, और राष्ट्रीय जनता दल का लालू जी के बेटे हैं। देखिए, राष्ट्रीय नहीं, आंतरिक मामला नहीं है, लालू जी, तेज प्रताप और आपके सांसद रवि किशन के बीच का मामला है। मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, मुझे वहीं आ रहा हूं। देखिए, वो लगातार अपने परिवार से तंग चल रहे हैं, और जैसे उनको परिवार से बेदखल किया गया है, वो लगातार बोलते आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहा है ना, वो तो खुद बोल रहे हैं। हाँ। लोकतंत्र का खूबसूरती है, एयरपोर्ट पे है, कोई नेता एक दूसरे नेता से मिल रहा है, तो इसका कुछ अलग आशय लगाना बिल्कुल गलत है, मैं इसे नहीं मानता हूं। बाकी लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है। अरे मिलिए ना, कान में घुस के कानाफूसी करने की क्या आवश्यकता है? स्वागत करती है। ऐसी कौन सी बात है जो मीडिया के सामने? ठीक है, वो व्यक्तिगत मामला उनका होगा, वो एक दूसरे को भाई मानते हैं, दोनों महादेव के भक्त हैं। उन्होंने हर हर महादेव का जयकारा लगाया, उन्होंने हर हर महादेव का, तो दोनों एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं, भाई मानते हैं, यही संबंध है। और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। देखिए, तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान नहीं मिला, उनको घर से बाहर किया गया, बेइज्जत किया गया, उपहास उड़ाया गया। आप लोग सम्मान देंगे? ये स्थिति आ गई कि वो अकेले चुनाव में उतर गए, आप लोग सम्मान देंगे? उन्होंने एक सीट मांगा महुआ, वो भी सीट उनको नहीं दिया गया, उनको महुआ सीट भी नहीं दिया गया लड़ने के लिए। बताइए, लालू जी का विरासत पर केवल तेजस्वी जी का कब्जा रहेगा, किसी एक बेटा का नहीं, तेज प्रताप जी का अपना नहीं। उनके साथ अगर गलत हुआ है तो आप लोग साथ देंगे उनका? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, किसी के साथ भी गलत होता है तो जनता जनार्दन बिहार की देख रही है, समझ रही है।
अरे हम लोग तो सबको गले लगाते हैं, हम लोग गले लगाने वाले लोग हैं, हम लोग क्राइम करने वाले लोग नहीं है, दंगा फसाद करने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर किसी का स्वागत और सम्मान करती है। बाकी आगे जो होगा आपको पता चल जाएगा, निर्णय जो होगा लिया जाएगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने जा रही है निश्चित तौर पर, देखिएगा। चलिए चंद्रभूषण जी, अब ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी, उस बात को मुकम्मल भी कर दीजिए। और इस दावों के बारे में आप क्या कहिएगा? और ये जो तस्वीरें आ रही हैं कि बीजेपी के नेता के अब तेज प्रताप के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही है, इत्तेफाक एक मुलाकात हो सकता है, आज फिर मुलाकात हो गई, दोनों ने एक दूसरे के कान में क्या कुछ ऐसी बात कही है, फिर हर हर महादेव का नारा भी लगा है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत ही दुख होता है ये कहने में कि रवि किशन जैसा व्यक्ति जो है भारत का सांसद है, जो व्यक्ति तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से जैसा गाना गा के पूरे भोजपुरी को बदनाम कर देता है पूरे देश में। इन्हीं लोग के कारण जो है, जब भी लोग भोजपुरी की बात करते थे तो लोग कहते थे अरे केवल घटिया गाना बनते हैं, घटिया गाना बनता है। वो व्यक्ति कभी संसद में उठ के ये कहता है कि समोसा का साइज इतना बड़ा होना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता इतना कम पढ़ा लिखा आदमी को लोगों ने सांसद चुन कैसे लिया। एक तो देखिए, बात सिर्फ इसी का नहीं है, बात है कि सामने वाला व्यक्ति एक लेवल का बात भी करता है। इनके बीच जो भी बात हो मुझे कोई लेना देना नहीं, फर्क पड़ता, क्योंकि तेज प्रताप यादव अपना पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं महुआ से, उसे कोई लेना देना नहीं है। बात यह है, मैं एक्चुअली उस टाइम ये बात कहना चाह रहा था कि कैसे खुद रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि बिहार में इस बार छठ के चुनाव में 1,62,00,000 लोग बाहर से आए हैं। हम लोग सब लोग देखते हैं, आप तो खुद मीडिया से हम लोग सब देखे हैं कि किस तरीके से ट्रेन के बाथरूम में बंद हो के बिहारी लोग वहां से आए हैं। गुजरात में वहां पे लोग खड़ा होकर कह रहा था कि हम 17-17 घंटा 18-18 घंटा से हम खड़े हैं। कहने का ये मतलब है, जब ट्रेन से 1,62,00,000 लोग आया होगा तो फिर बस से कितना लोग आया होगा, अपने गाड़ी से कितना लोग आया होगा, राम जाने। अगर आपके राज्य में 13 करोड़ आबादी है, जहां पे कि ऑफिशियल डेटा कहता है कि 3 करोड़ लोग पलायन करने को मजबूर हैं, क्यों मजबूर हैं? अच्छा, क्या ये 1 करोड़ की नौकरी करने बाहर जाते हैं? क्या ये 50 लाख की नौकरी करने बाहर जाते हैं? ये 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए पुणे, चंडीगढ़ में जाते हैं और वहां जलील होते हैं। पंजाब में इनको भैये भैये कहा जाता है। मैं खुद, मेरा इंजीनियरिंग पंजाब से है, एक बार मैं वहां के लोगों से बात कर रहा था, वो लोग कर रहे थे बगल वाले गाँव में भैये लोग आए हैं। मुझे लगा बहुत रेस्पेक्ट से बात कर रहे होंगे, बाद में हमको पता लगा जो बिहार यूपी का लोग है उसका नाम ही लोग भैये भैये कहता है। 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करने वाला लोग का क्या वैल्यू है? 20 साल से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बिहार में है, केवल 16 लाख फॉर्मल सेक्टर जॉब है और 28 लाख इनफॉर्मल सेक्टर जॉब। इनफॉर्मल सेक्टर जॉब में तो ब्लिंकिट का भी जॉब होता है, आज मन है उसको कल निकाल दीजिए, उसको कोई पीएफ नहीं दीजिए। जो वैल्यू होता है वैसे नौकरी का, जहां पे काम करने का बात हो। आज गुजरात के हमारे विधायक जिग्नेश मेवानी आए थे, आज जब मैं उनसे बात कर रहा था उन्होंने मुझसे कहा कि बिहार का लोग गुजरात में जाके काम करता है, आपको पता है 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा वो लोग से खटवाया जाता है 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया में। नीतीश कुमार का यही क्रेडिट है कि उन्होंने एक पूरे बिहार को एक लेबर स्टेट, एक मजदूर स्टेट बना के रख दिया है। ये बिहार ऐसा बिहार है अब तक की सबसे भ्रष्टम सरकार है। जब अशोक चौधरी पे ये इल्जाम लगा नहीं कि आपने देखिए, 200 ये तो आरोपों की बात है। मेरा सवाल ये था कि आप लोग, चलिए आप लोग सोच रहे हैं कि युवा को बिहार से बाहर ना जाने दिया, वहां रोजगार दे दिया जाए, लेकिन जो घोषणाएं आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बता नहीं पा रहे कि ये कैसे संभव है कि हर एक परिवार से हम सरकारी नौकरी देंगे, जो आउटसोर्सिंग में हम उनको रेगुलराइज कर देंगे, हम एक बार में 30,000 रुपया दे देंगे। बजट कहां से लाइएगा? बजट का आकार कहां से बढ़ाइएगा? देखिए, बिहार का जो कुल बजट है वो 3,16,000 करोड़ का है। बिहार की कुल जीडीपी 9,24,000 करोड़ की है। हमारे पास 3,16,000 करोड़ का बजट है और बिहार पे जो कर्ज है अभी फिलहाल वो 3,64,000 करोड़ का कर्ज है। मैं एक मिनट, 90 से 2005 तक बिहार की क्या बजट थी, बिहार की क्या स्थिति थी? इन लोग बिहार पर कोई काम नहीं किया। 3,16,000 बिहार का बजट शून्य था। आज दावा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे घर घर, वही बजट पर। देखिए 3,16,000 करोड़ का हमारा बजट है। ओह, बोलने दीजिए, ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा नितेश जी, अच्छा नितेश जी सुन लेते हैं। 3,16,000 करोड़ का हमारा बजट है। हम पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरीके से यूपी में कुछ सेक्टर फेमस है, जैसे कि कानपुर इसलिए फेमस है लेदर इंडस्ट्री के लिए, गाजियाबाद फेमस है, वहां पे आपको जो ग्लास का काम होता है, उसी तरीके से बिहार में भी हम भागलपुर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में, टेक्सटाइल हब के रूप में जनरेट करेंगे, डेवलप करेंगे।
जहां पे आम का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लीची का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि एक जमाने में बिहार के मोकामा में शू इंडस्ट्री था ना, एक जमाने में मैकडोवेल का भी यहाँ पे था, हम उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये कृषि ओरिएंटेड क्षेत्र है, जहां भी हमसे हो सके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां टमाटर की अधिक खेती होती है, क्या हम वहां पे केचप का इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे पास अपना प्लान है और हम एक विजन के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। ये उस तरह का सरकार कभी नहीं कर सकता है जिसका 2 इंजीनियर तारनी दास और विनोद कुमार राय जैसा इंजीनियर पकड़ाता हो और अपने घर में करप्शन का मनी अपनी बीवी के साथ जलाता हो। आइए संजीव हंस 1997 बैच के, उनको भी करप्शन के हिसाब से गिरफ्तार किया गया, करप्शन के आरोप में। नीतीश कुमार पे सृजन का घोटाला है। बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बारे में सब जानते हैं कि कॉलेज को हड़पा है। कहने का यह मतलब है सम्राट चौधरी तो मर्डर के अभियुक्त हैं, सेक्शन 164 राजेश शाह के। कहने का यह मतलब है अभी की जो सरकार है वो भ्रष्टम सरकार है। देखिए, मैं जो अशोक चौधरी का बात इसलिए कह रहा था, अगर नीतीश कुमार पुराने वाले होते वो खुद आके कहते कि अशोक चौधरी आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन अशोक चौधरी 200 करोड़ का जमीन खरीद के, जिनकी बेटी बाएं हाथ भी कलर इंक में दिखाती है, दाहिना हाथ में भी, संभवी चौधरी, वो व्यक्ति इन सब चीजों के आरोप से बचने के लिए, लोग पे जब आरोप लगता है वो सामने आता है, क्लैरिफाई करता है, वो आदमी महादेव के सामने ढोल बजाता है। आरोप लगा चोरी पे, आरोप लगा 200 करोड़ का जमीन खरीदने पे, वो धर्म का चादर ओढ़ के, धर्म का नौटंकी करके जनता को चलिए आपकी सब बात मान 20 साल से वहां की आवाम ने तो इसी सरकार पर भरोसा जताया, आप लोगों तो विपक्ष में बैठा रही है। हमको तो पहले के चुनाव पे भरोसा था, लेकिन जिस तरीके से आज से 2 दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया है कि ब्राजील की मॉडल आके यहाँ पे 22 जगह वोट कर रही है, एक घर में 500 जगह वोट हो रहा है। खुद दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है, मुजफ्फरपुर में एक घर में 358 वोट। हम ये दावा करते हैं ये सरकार वोट चोरी की सरकार है, ये सरकार फर्जी वोट से बना हुआ है, ये प्रधानमंत्री फर्जी है, ये डुप्लीकेट वोट से जुड़ा हुआ है। आज हमारे यहाँ पे अजय राय आए थे, जो कि बनारस के सांसद हैं, वो खुद कह रहे थे कि पहले 7 राउंड तक मैं आगे चल रहा था। ठीक है, आप आरोप लगाइए, पर थोड़ा सा भाषा की मर्यादा को, 4 बजे इलेक्शन देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई आरोप नहीं है, ये वोट चोरी की सरकार है, उसमें हम आपको नहीं रोकेंगे, पर देश के वोट चोरी की सरकार है। चलिए शोभा जी, ये इलेक्शन कमीशन मोदी सरकार के साथ मिलकर चुनाव चोरी कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये पूछना चाहिए, देखिए 90 से पहले कांग्रेस काल में मोदी जी यही कह के गए हैं कि अब महागठबंधन हार का बहाना ढूंढेंगे। ये लगातार जो बातें कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि 90 से पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जगन्नाथ मिश्रा काल में क्या क्या कांड नहीं हुआ, इनको याद करना चाहिए। फिर 90 से 2005 तक जो 15 साल की सरकार थी, उसमें किस तरह अपहरण और हत्या फिरौती का जो उपयोग करता था, उस समय किस तरह महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनके साथ बलात्कार और हत्याएं जो हो जाती थी। नहीं मैडम जानती है, आप जो बोल रही है ना, मैडम आप जो बोल रही है, सवाल हम उठाते हैं बहुत मजबूती के साथ, तो हम लोगों को जवाब दे देते हैं कि भाई पारस में ये लोग देश के प्रधानमंत्री मोकामा में हत्या कर देता है। देखिए, बिहार एक बड़ा राज्य है, कोई कहीं भी अगर क्राइम होता है तो उसको सही नहीं माना जा सकता है, ये गलत हुआ है, लेकिन कहीं भी आप पूरी तरह से क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा शब्द बोलना, ये एक मानसिक रूप से दिवालियापन दिखाता है इनका। इनको समझना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार थी बहुत सालों तक, जब देश आजाद हुआ उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने तो लगातार लोगों को लूटने, छुआछूत और जाति भेद में लोगों को बांट के और देश में राज्य करने का काम किया। ये तो अपनी बातों को याद करे, अपनी बातों को याद करे, चाहे बिहार हो या पूरा भारतवर्ष। जब देश आजाद हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा अगर सरकार चलने में था तो कांग्रेस सरकार थी। उस समय का याद कीजिए, देश कितना अराजकता फैला हुआ था। आज बिहार में 10,000 महिलाओं को देकर 2 लाख तक रोजगार, 1 करोड़पति महिलाओं को बनाने का और 50% आरक्षण महिलाओं को अगर देने का कोई काम किया तो एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये एक तरह से क्रांति है। और वहां के लोग, वहां के बिहार के लोग, उन्होंने देखा है कि वहां पटना चाहे पूरे बिहार में किस तरह सड़कों का जाल बिछाया गया है, किस तरह लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। महिलाएं जो घर से नहीं निकलती थी
उन महिलाओं को आज आप देखिएगा तो हर जगह अपनी बातों को रखने के लिए काफी जागरूक हुई हैं। बच्चियों को साइकिल दिया गया स्कूल जाने के लिए, जिससे स्कूल में लड़कियों का महिलाओं का लड़कियों को उपस्थिति देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक तरह से बिहार बदला हुआ बिहार है। ये एनडीए सरकार का देन और ये नीतीश कुमार और मोदी जी का देन है। ये लगातार अपनी आंकड़े बता रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। याद कीजिए अपना काल, और लगातार कांग्रेस रही है देश में सबसे। अरे आपके जैसा घूस तो नहीं दे रहा हर औरत के अकाउंट में 10,000 रुपया। अच्छा चलिए चंद्रभूषण जी, रोजगार के नाम पे 10,000 घूस दे रही है, क्या है? देखिए शोभा जी हमारी बड़ी दीदी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, इन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया कि लगातार आज़ादी के बाद में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राज की थी लगभग 90 तक। तो यह झारखंड में बैठी हुई है। जब ये घूमना शुरू करेंगे तो सिर्फ रांची में ही, ये चीसी को भी नज़र आएगा, मेकॉन भी नज़र आएगा, सेल भी नज़र आएगा, यहाँ से जब सीसीएल भी नज़र आएगा, सीएमपीडीआई भी नज़र आएगा। यही कांग्रेस था, आपको नेशनल यूनिवर्सिटी भी नज़र आएगा, नेशनल लॉ कॉलेज भी नज़र आएगा, सामने में रिम्स इतनी बड़ी अस्पताल भी नज़र आएगा। ये सब किया हुआ कांग्रेस का है। आपने इसको किस तरह से व्यवस्थित रखा वो बताइए कि मैंने इसे संवारा या बंद किया। बिहार में जितना चीनी मिल आपको जो नज़र आता कांग्रेस का ही बनाया हुआ था, बंद पड़ा हुआ कितने का आपने खोला ये बताइए। ये इस झारखंड को अलग हुए 25 साल बिहार से हो गया। बिहार से होने के बाद आज झारखंड को देखिए हम कहाँ हैं। हमारा पर कैपिटा इनकम 1,16,000 तक होगी यार, बिहार 67,000 तक में ही है। आप पटना का मिसाल दे रहे, पटना से पूरा बिहार नहीं हो जाता है। आप नहीं आप सुन लीजिए पूरी बात। नहीं आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, एक बात सुन लीजिए पूरी बातों को। आपने बहुत आरोप लगाया है। अब आज मैं बोल रहा हूँ मोदी जी की बात, यहाँ पर डबल इंजन की बात, यहाँ चोरी और भ्रष्टाचार में वो उस हाल पे पहुंचा दिया है कि शराब माफिया और बालू माफियाओं का समानांतर सत्ता चल रही है। नीतीश जी ने उसे सुन लीजिए, अरे शराब माफिया और बालू माफियाओं का वहां समानांतर सत्ता चल रही है। वहां किस तरह से शराब और बालू की लूट हो रही है, उनकी एक अलग सत्ता चल रही है। किस तरह से मर्डर हो रही है इन मामलों में आप पूरा बिहार देख रहा है। पलायन को तो छोड़ दीजिए। अरे आपका जो सृजन घोटाला है ये क्या था? लगातार बहालियों में जो पेपर लीक था ये कौन सा? ये सबसे बड़ा जंगल राज तो अभी लोगों ने देख रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने कर रखा है बिहार को। अरे आज देखो झारखंड कहां से कहां पहुंच रहा है। ये गठबंधन की सरकार को बिहार के लोग देख रहे हैं कि यहाँ गठबंधन की सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है हर क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या फिर रोजगार सृजन में हो। हम आपसे बहुत आगे चले गए 6 सालों में। हमारे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ आपका आरोप है। चलिए भ्रष्टाचार तो आपका सृजन घोटाला है। अरे आपका ऊपर में सबसे बालू माफिया और शराब माफियाओं का वहाँ गढ़ हो गया। समानांतर सरकारें चला रही है वो लोग। अख्तर साहब, अमरकांत सर रुक करते। अमरकांत सर, क्लोजिंग कॉल आपका क्या होगा, क्योंकि एक फेज का इलेक्शन बाकी है। महिला किस तरफ, युवा किस तरफ, कितना बड़ा बदलाव, वोटिंग क्या प्रमाणित करने के लिए है या वोटिंग बदलाव के लिए है, क्या आकलन सर आपका? नहीं, नेक्स्ट फेज अब एकदम सर पे है और जो बिहार की परिस्थिति एटलीस्ट इधर से हम लोग देख पा रहे हैं उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि अगले फेज में भी वोटिंग परसेंटेज हाई ही होगा। जो रुझान अभी हम लोगों को मिल रहा है, जो हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में घूम रहे हैं, उनसे जो फीडबैक आ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों में इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के उत्साह का माहौल है, इसकी सूचनाएं आ रही हैं। अच्छा सर, सेकंड फेज के चुनाव में जो महागठबंधन को मेजर डैमेज जो हुआ था सर, एमआईएम के एंट्री से हुआ था सर, इस बार वहां से जो फीडबैक्स आ रहे हैं सर कि झारखंड के पैटर्न पे ही होगा कि भाई अल्पसंख्यक उसी के तरफ जाएंगे जो एनडीए या बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हो सके मजबूती से। तो क्या वो डैमेज जो पिछले बार हुआ था सर वो उतना बड़ा डैमेज नहीं होगा एमआईएम की तरफ से महागठबंधन को? नहीं, एकदम सही आकलन है ये कि एमआईएम के नहीं होने का फायदा महागठबंधन को निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन इस बार जैसे एमआईएम था या झारखंड में जिस तरीके से हम लोग देखे थे कि जयराम महतो का एक फैक्टर काम किया था, वैसे ही बिहार में इस बार प्रशांत पीके का जो फैक्टर है वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उसको एकदम आप इग्नोर कर सकते हैं।
और बिहार की जो परिस्थितियां, जो सूचनाएं वहां से मिल रही है, वहां पे जयराम तो झारखंड में 1 सीट निकाल पाए थे, लेकिन उम्मीद है कि पीके कुछ ज्यादा बेहतर वहां पे परफॉर्म करेंगे। पीके और अच्छा सर, पीके यहाँ तो जयराम ने किस पॉकेट पे डैमेज किया था वो तो पता, जनसुराज किस पॉकेट में डैमेज कर रहा है? देखिए, जनसुराज जो है वो निश्चित तौर पे दोनों तरफ मार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एनडीए को या महागठबंधन को मार रहा है। वो कैंडिडेट के कारण वहां पे, यहाँ झारखंड के जयराम और बिहार के पीके में फर्क ये है कि झारखंड में जयराम अकेले वन मैन शो थे, लेकिन पीके वहां वन मैन शो नहीं हो करके और अलग अलग सीटों पे अलग अलग लोकप्रिय लोगों को या ऐसे लोग जिन पे लोगों को थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी भरोसा जगती है, जैसे रिटायर्ड आईएएस हैं, उद्योग डॉक्टर्स हैं, लिटरेट क्लास जो है, उनको लेकर के वो आए हैं, तो उसका निश्चित तौर पे उनको थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कई सीट ऐसी है, अब जिस मोकामा की बात हम लोग कर रहे थे, उस मोकामा में पीके का कैंडिडेट जो है वो थोड़ा सा लाइमलाइट में तो आ ही गया इस घटना के कारण। तो ऐसी कई सीट है जो असर डालेंगी और निश्चित तौर पे पीके कहीं थोड़ा सा बड़ा फैक्टर अगर बन पाए, जिसकी थोड़ी थोड़ी आहट सुनाई पड़ रही है, तो वो निश्चित तौर पे जो भी सरकार बनाने की स्थिति में होंगी उनमें एक किंग मेकर की भूमिका में पीके आ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो अभी सिचुएशन वहां दिख रहा है, तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि महागठबंधन वहां पे बहुत आगे रहेगा या एनडीए की वहां पे, मतलब क्लियर कट अभी सीन कहीं से वो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो बिहार इस बार कंफ्यूजन वाला स्टेट में, बिहार ने ये बताया कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है, 65% के आसपास मतदान हुआ है, लेकिन वो मतदान किसकी तरफ हुआ है, रुझान जनता का किसकी तरफ है, ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए शोभा जी, बहुत शुक्रिया आपका, अख्तर अली साहब आपका बेहद शुक्रिया, नितेश साहब आपका शुक्रिया, अमरकांत सर आपका बेहद शुक्रिया, चंद्रभूषण जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को। आप तमाम मेहमानों का तहे दिल से नक्षत्र न्यूज़ की पूरी टीम आप लोगों का शुक्रिया अदा करती है।